दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस वीडियो में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना, उद्देश्य, उपलब्धियां और प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सार्क इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। यहाँ पर सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया था और 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य यानी 8वां सदस्य बना है। सार्क का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दोस्तों सार्क के जो चार्टर हैं उसमें कुल 10 अनुच्छेद हैं और चार्टर के विभिन्न अनुच्छेदों में सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत, सार्क सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, अस्थायी समिति आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। सार्क के सिद्धांत क्या हैं, इनको जानना जरूरी है। दोस्तों सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग जिन सिद्धांतों पर है उसमें संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना शामिल है। और इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं तो आप जानते हैं। सार्क में कुल 8 सदस्य शामिल हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 सदस्य देशों के अतिरिक्त जो है वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश शामिल हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। संगठन के कार्य क्षेत्र कौन से हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो कार्य क्षेत्र है वो मानव संसाधन विकास और पर्यटन के क्षेत्र में विकास करना, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार और वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति तथा अन्य शामिल हैं। सार्क का उद्देश्य क्या है आप जान लीजिए। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जानिए कि सार्क चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संगठन के जो उद्देश्य हैं वो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सामाजिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर प्रदान करना और उनकी क्षमताओं का आकलन करना, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, समान हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ सहयोग करना, ये सार्क के प्रमुख उद्देश्य हैं। सार्क के जो सिद्धांत हैं उनको आप जानते हैं कि चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता, समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और
पारस्परिक लाभ है और ये सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रकार का होगा और ये इस प्रकार का सहयोग जो है किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोगों के साथ कोई विरोध नहीं उत्पन्न करेगा। इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं तो आप जान लीजिए कि सार्क की जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसमें राज्य सरकारों के प्रमुखों की बैठक, मंत्रिपरिषद, अस्थायी समिति, तकनीकी समिति, कार्यकारी समिति, सचिवालय और वित्तीय व्यवस्था शामिल हैं। इनके प्रमुख अंगों में राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है। ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन या शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती हैं। विदेश सचिवों की एक अस्थायी समिति होती है और ये समिति संपूर्ण निगरानी और समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संस्थाओं को संगठित करती है और परियोजनाओं का और वित्त पोषण को मंजूरी देती है। सचिवालय तो सार्क सचिवालय इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 डायरेक्टर यानी निर्देशक और सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है। ये तथ्य जो है याद रखिएगा। सार्क के विशेष निकाय कौन कौन से हैं तो इनमें आप देख सकते हैं सार्क विकास कोष यानी सार्क डेवलपमेंट फंड। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। और सार्क विकास कोष का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। SDF की गवर्निंग काउंसिल में जो है ये बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की बात की गई है। तो भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री और प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फॉर्मिटी मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय और सहयोग बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। इसके अलावा सार्क की एक मध्यस्थता परिषद भी है और ये पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए कानूनी मंच प्रदान करता है। सार्क और इसका महत्व क्या है तो आप जान लीजिए दोस्तों, सार्क बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। सार्क के सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% यानी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तालमेल बनाने के लिए ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू लगभग समान हैं, जो उनके कार्यों में तालमेल और सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा समान समाधान तो सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, नीची GDP और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसलिए विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण करके विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इसके अलावा सार्क की कुछ उपलब्धियां भी हैं, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक फ्री ट्रेड एरिया स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व्यापार में वृद्धि और कुछ देशों के व्यापार अंतराल में कमी आएगी।
साप्टा यानी साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ये जो एग्रीमेंट है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जो इकाई है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस यानी SATIS, ये सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गैट्स प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। और सार्क विश्वविद्यालय यानी दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भारत में सार्क विश्वविद्यालय और पाकिस्तान में फूड बैंक और एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है? तो पहले पड़ोसी यानी भारत देश के सीमावर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता देता है। भू रणनीतिक महत्व, तो ये विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, सार्क इन देशों के बीच आपसी विश्वास और शांति स्थापना में सहयोग करता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, तो ये भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर की तरह है और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। इन उपलब्धियां और विशिष्टताओं के साथ सार्क के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि पहली चुनौती ये है बैठकों की कमी। तो सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण ये ऊर्जा और संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है और साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इसका क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है, तनाव है और संघर्ष है, इसने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। आगे की राह क्या हो सकती है? तो एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीनी निवेश और ऋण तेजी से बढ़ रहा है, सार्क विकास के लिए और अधिक अस्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। इसके अलावा ये दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करते हुए एक आम मंच की भूमिका निभा सकता है। सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है। ये प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं और सभी सदस्य देशों के द्वारा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सार्क यानी दक्षेश को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए और दक्षिण एशिया के लोगों, जो कि विश्व की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा हैं, उनको अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करने की पेशकश की जानी चाहिए। दोस्तों, सार्क शिखर सम्मेलन जो है कई बार हो चुका है। इसमें पहला सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के बीच ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। दूसरा 1986 में बंगलौर, भारत में। तीसरा 1987 में काठमांडू, नेपाल में। इसी तरह इसके सभी सदस्य देशों में शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है और इसका 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में 2014 में आयोजित किया गया था। अगर नवीनतम जो उपलब्धियां हैं उसकी बात करें तो सार्क ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महामारी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सार्क सदस्य देशों द्वारा कोरोना वायरस आपातकालीन कोष की स्थापना की गई थी और मार्च 2020 में सार्क राष्ट्राध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग या सम्मेलन भी किया गया था। भारत ने महामारी के खिलाफ सार्क सदस्य देशों का नेतृत्व किया और इसने कई सदस्य देशों को कोविड टीके भी दिए
और आज के युग में दुनिया हर पहलू में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्षेत्रीय संघ तेजी से राजनीतिक और आर्थिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी मंच बन रहे हैं। तो राष्ट्रों के क्षेत्रीय राजनीतिक और धार्मिक ब्लॉक अब कई देशों को वैश्विक मामलों में शक्ति बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करते हैं। इसी कारण सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु, समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सम्मान करके सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो आप जान लीजिए कि जो हमारा सार्क है या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का महत्वपूर्ण मंच है जो अपने आपसी विवादों को सुलझाते हुए आपसी सहयोग और विकास के साथ साथ पूरे वैश्विक मंच पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। कुछ थोड़ी सी जो आपसी मतभेद और तनाव हैं, इनको कम करके सार्क को और भी अधिक बेहतर और प्रभावी जो है संगठन बनाया जा सकता है। तो सार्क के लिए बहुत बड़ी चुनौती एक भारत और पाकिस्तान के बीच, थोड़ा सा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि सार्क जो है अपनी स्थापना के बाद से लगातार अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों को अच्छे तरह से निभा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी कुछ कमियां और सीमाएं हैं जिसको दूर करके इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन की भूमिका को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए